चलिए बात करें थर्मल प्रॉपर्टीज़ की। सॉइल की कौन कौन सी थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत आसान है, छोटा सा टॉपिक है और ऐसा कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं रखता, बस आपकी नॉलेज के लिए है। देखो कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बात करें अपन, सबसे पहले अपन बात करें हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी, ठीक, हीट कैपेसिटी को हम लोग थर्मल कैपेसिटी भी कह सकते हैं, हीट कैपेसिटी या फिर कहें थर्मल कैपेसिटी। अब क्या होता है भाई हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी? द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमको, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए कोई, कैसे समझाया जाए इसको, बड़ा सिंपल सा है, कोई बॉडी ले लीजिए, मान लीजिए ये कोई एक बॉडी होगी, ये होगी भाई कोई बॉडी, ठीक है, समझना बहुत आसान है। अब इस बॉडी का मान लीजिए कोई हमने मास ले लिया या कोई ना कोई तो इसका वॉल्यूम होगा, वो होगा, ठीक है। अब इसका हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, कितने से बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम उसको इसका बढ़ाना है। तो इस बॉडी का, इस मास का, इस वॉल्यूम का हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ हीट देनी पड़ेगी, तभी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वो कितनी हीट देनी पड़ेगी? वही है हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। इतना आसान है भाई। द क्वांटिटी ऑफ हीट, बड़ा सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बन जाती है भाई, द क्वांटिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट, कितनी हीट हम दे रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास या फिर हम कहें वॉल्यूम ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या सिंपल 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर किसी भी बॉडी का, उसके मास का, एक मास का या 1 वॉल्यूम का हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उसके लिए कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी? मैं खुद का ही एग्जांपल ले लूँ, मान लीजिए मैं हूँ और मैं कभी धूप में बाहर जा रहा हूँ, तो मेरी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए, तो उसके लिए मेरी बॉडी ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की, मतलब कितनी हीट की ज़रूरत पड़ी जिससे मेरी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए। दैट इज़ कॉल्ड एज दी हीट कैपेसिटी, या फिर उसको हम कह सकते हैं थर्मल कैपेसिटी। सिंपल है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक कर दो। यहाँ पर हमने क्या कहा है, सिर्फ यूनिट मास कह दिया या यूनिट वॉल्यूम कह दिया। इसको ना 1 ग्राम कर दो। मैं इसको क्या कह रहा हूँ भाई, 1 ग्राम कह रहा हूँ कि भाई ये मैंने कहा ये एक बॉडी है। अब इस बॉडी को हमने पूरी बॉडी को यूनिट बोल दिया था या मास बोल दिया था। अब मैं कहूँ कि भाई इस बॉडी का केवल 1 ग्राम ले लो, यानी कि यहां पर हमने क्या कर दिया, स्पेसिफिक वजन बता दिया, उसका स्पेसिफिक मास बता दिया हमने। ये केवल 1 ग्राम लेना है। अब इस 1 ग्राम जो हमने लिया है इस बॉडी का, इस 1 ग्राम बॉडी के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी? तो उसे कह देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसे क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक हीट। समझ गए? ये हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी एक जनरल डेफिनेशन हो गई। इसमें हमने 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम जैसी कोई बात नहीं की। हमने कहा भाई एक पूरी बॉडी है, उस बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें बढ़ाना है, तो कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी? वो हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी होगी। अब यहाँ पर हमने स्पेसिफिक कर दिया कि भाई इसका 1 ग्राम है, वो जो बॉडी है वो 1 ग्राम की है, तो 1 ग्राम बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी? वो स्पेसिफिक हीट कहलाएगा। है सिंपल सा, वो क्या कहलाएगा? आपका स्पेसिफिक हीट। अच्छा, ये जो हीट कैपेसिटी है, इसकी अगर हम एक्सप्रेस करें कि इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, भाई हीट और टेम्परेचर, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। और यहां अगर हम बात करें तो यहां पर हमने ग्राम आ गया है, क्योंकि यहां पर तो ग्राम था नहीं, यहां पर ग्राम भी आ गया। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, यानी कि कह सकते हैं इसकी यूनिट क्या लिखोगे आप, कैलोरी हीट की हो गई पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये स्पेसिफिक हीट को हमने एक्सप्रेस कर दी। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर ये स्पेसिफिक हीट, ये तो हमने ग्राम के हिसाब से की है, अगर मैं इसी को वॉल्यूम के हिसाब से करूं कि नहीं भाई एक वॉल्यूम का बताओ, मैं कहूं कि भाई ये वॉल्यूम है, मतलब अगर मैं इस स्पेसिफिक हीट को, सिंपल सी बात है, अगर वॉल्यूम बेसिस पर निकालता हूं, ये तो मैंने किस पर, ग्राम बेसिस पर निकाली थी, अगर मैं इसी को
वॉल्यूम बेसिस पर निकालूं तो उसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट। तो उसको कहा जाता है क्या? वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट। अब ये जो स्पेसिफिक हीट है ना, इसको आप वैल्यूज़ आपको इसकी याद करनी पड़ेंगी, सभी सब्सटेंस के लिए अलग अलग हैं। जैसे कि स्पेसिफिक हीट पानी के लिए कितनी है, एयर के लिए कितनी है, जब से मैं बेसिक बात करूं पानी, वाटर के लिए कितनी है स्पेसिफिक हीट 1 है। अगर मैं यहाँ पर आइस की बात करूं, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस रहती है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो है 0.50। अगर मैं यहाँ पर एयर हवा की बात करूं तो हवा है 0.26, हवा की स्पेसिफिक हीट कितनी है 0.26 है। अगर मैं यहाँ पर ड्राई सॉइल की बात करूं तो ड्राई सॉइल की है 0.20। अगर मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर या फिर ह्यूमस की बात करूं तो ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस की है 0.50। ये वैल्यूज़ आप लोग याद रखना स्पेसिफिक हीट का, ये वैल्यूज़ आपको याद करनी है। और देखो भाई, एक है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, ये क्या है भाई थर्मल कंडक्टिविटी? इसमें भी वही है भाई, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल। जैसे कि मान लीजिए ये अपनी सॉइल होगी, ठीक है, इसमें से मान लीजिए मैं इतना छोटा सा एरिया ले लेता हूं, ये है यूनिट क्रॉस सेक्शन। अब वो यूनिट क्रॉस सेक्शन क्या है भाई, अभी वो यूनिट में पता चल जाएगा जो भी होगी, यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल। ठीक है, यहां से मान लीजिए मैंने हीट फ्लो की, ये हीट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो ये जो हीट फ्लो हो रही है इस यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल से 1 सेकंड में कितनी हीट फ्लो हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज द थर्मल कंडक्टिविटी। द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग, बड़ा सिंपल हो गया भाई, अपने मन से भी डेफिनेशन बना सकते हो। द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन यूनिट टाइम थ्रू a unit cross section of the soil, unit cross section of the soil। ये यूनिट एरिया हो गया, 1 सेकंड में इस यूनिट एरिया से कितनी हीट ट्रांसफर हुई, कितनी हीट फ्लो हुई, वही क्या कहलाता है, थर्मल कंडक्टिविटी कहलाता है। बड़ा सिंपल सा, इसको अगर मैं अपनी आम भाषा में कहूँ तो आप देखोगे थर्मल कंडक्टिविटी, ये तो सॉइल में हो गया, आप हर जगह थर्मल कंडक्टिविटी को देख सकते हो। एक आयरन की रॉड ले लीजिए, उस आयरन की रॉड को घर के गैस चूल्हे पर आप गर्म कीजिए तो देखोगे धीरे धीरे जो हीट है वो आपके हाथों तक महसूस होगी। आपने गर्म जो कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए ये एक बड़ी सी आयरन रॉड आपने ले ली, आप यहाँ पकड़े हुए हो और गर्म किस हिस्से को कर रहे हो, इस हिस्से को कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे यहाँ तक हीट आपको लगने लगेगी, ये हिस्सा भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि जो हीट है वो आपकी यहाँ तक ट्रांसफर हो रही है। सेम यही चीज़ है भाई, ये सॉइल होगी भाई, ये आपकी पूरी सॉइल होगी, तो इस सॉइल में भी हीट कंडक्टिविटी होती है। इस सॉइल के अंदर भी जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, उसी को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। उसी को क्या कहा जाता है? थर्मल कंडक्टिविटी। अब इसमें मैं आपको एक ऑर्डर बता देता हूं कि भाई सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किस में होती है और सबसे कम किस में होती है। क्या कर रहे हो भाई? ऑर्डर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं TC, ये ऑर्डर आप लोग याद रखना। सबसे ज़्यादा होती है सैंडी सॉइल में, रेतीली सॉइल में। आपको पता होगा भाई गर्मियों में आप रेतीली मिट्टी पर नहीं चल सकते, राजस्थान में जाकर के देखिए उन रेत पर आप चढ़ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा सैंडी, फिर लोमी, लोमी से कम है फिर आपका क्ले, क्ले से कम है आपका पीट सॉइल या फिर इसको हम कहें ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखना, यानी सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी आपकी सैंडी में होगी, फिर लोमी, फिर क्ले, फिर पीट या ऑर्गेनिक सॉइल। अच्छा, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो थर्मल कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला तो है मॉइस्चर। मॉइस्चर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी, ध्यान रखना, लेकिन एक लिमिट तक, बट अप टू अ लिमिट, केवल एक लिमिट तक। अगर सॉइल के अंदर, ध्यान रखना, अगर सॉइल के अंदर मॉइस्चर आप बढ़ाते हो, सॉइल के अंदर अगर मॉइस्चर आपने बढ़ाया तो ध्यान रखिएगा वहां पर जो थर्मल कंडक्टिविटी है, शॉर्ट में लिखें,
जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक। अगर आप ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा दोगे तो फिर वो इंक्रीज नहीं होगी, फिर वो डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी। आपने कई बार ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, थोड़ी सी बारिश हो जाए, यानी कि मिट्टी में हमने मॉइस्चर मिला दिया, तो हीट और ज़्यादा आती है, बहुत और भी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। फिर कहते हैं ना भाई उमस आ रही है, इसमें से आपने यार पानी क्यों डाल दिया। गर्मियों के मौसम में जब थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाए और भयंकर गर्मी पड़ रही हो तो और ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, तो वो मॉइस्चर ऐड करने से थर्मल कंडक्टिविटी और बढ़ गई। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पानी बरस जाए तो फिर ठंडक हो जाती है। तो वही चीज़ है कि अगर ज़्यादा मॉइस्चर कर दोगे, ये ध्यान रखना, अप टू द लिमिट, इस पॉइंट को याद रखना। ऐसा नहीं है कि आप मॉइस्चर बढ़ाते जा रहे हो, आपने पूरी मिट्टी में पानी भर दिया, आप कह रहे हो कि थर्मल कंडक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ रही। वो नहीं बढ़ेगी, एक लिमिट तक ही बढ़ती है, उसके बाद फिर वो उल्टा रेस्पॉन्स होने लगता है। तो एक तो मॉइस्चर का हो गया। दूसरा हम यहाँ पर बात करें ऑर्गेनिक मैटर का। तो देखो भाई ऑर्गेनिक मैटर कैसे काम करता है। ऑर्गेनिक मैटर जब आप ऐड करोगे सॉइल के अंदर तो वहां पर पोरोसिटी बढ़ेगी, पोरोसिटी इंक्रीज होगी। और पोरोसिटी इंक्रीज होगी मतलब जो कांटेक्ट है भाई, मतलब पोर स्पेस बन जाएंगे, यानी कि सॉइल पार्टिकल के बीच में कांटेक्ट दूर दूर हो जाएगा। यानी कि यहां पर जो कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट बिटवीन दी सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो कांटेक्ट है वो भी बढ़ जाएगा। तो जब सॉइल पार्टिकल्स के बीच में कांटेक्ट बढ़ेगा, जैसे देखिए अभी एक सॉइल पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, तो जब ये कांटेक्ट में रहेंगे तो इनके अंदर बड़ी आसानी से हीट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन इनके बीच में अगर पोर बन जाए, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो फिर यहाँ पर हीट ट्रांसफर केवल यहीं तक रह जाएगी, आगे वाले पार्टिकल में जाएगी नहीं। क्योंकि एयर जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है हीट का, हवा से हीट कम ट्रांसफर होती है। बात समझ में आ गई। तो सॉइल पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ेगा तो यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि ऑर्गेनिक मैटर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल कंडक्टिविटी। अगर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाओगे तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी। और पोरोसिटी का भी मैंने बता ही दिया, तो पोरोसिटी को चाहो तो अलग से फैक्टर बना करके लिख लो। पोरोसिटी भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी, कि अगर पोरोसिटी बढ़ेगी तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी। टिलेज देख लो, एक टिलेज, भाई टिलेज करोगे तो टिलेज करने से पोरोसिटी बढ़ेगी, पोरोसिटी बढ़ेगी तो थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। यानी कि ये टिलेज भी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया थर्मल कंडक्टिविटी के। यानी कि टिलेज बढ़ाओगे तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी। बात समझ आ गई। बस इतनी बातें। अच्छा हाँ, अभी क्या एक दो चीज़ और मैं आपको बता दूं, सिंपल ही सी है। एक है थर्मल, ये शब्द आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी, अभी मैंने आपको बताया था एक तो थर्मल कंडक्टिविटी, एक बताया था मैंने आपको वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट। बस उन दोनों को पता रखो, उनका ही रेशो लिखना है यहाँ पर। थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक, सॉरी, वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट, ये आप लोग याद रखना। एक मैंने शायद इसकी यूनिट नहीं लिखी क्या, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट नहीं लिखी ना। देखो यहाँ पर हम लोग सेकंड का भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिट में लिखिए आप कैलोरी पर सेकंड पर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या भाई, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये इसकी यूनिट हो गई। मतलब इसका एक्सप्रेशन हो गया कि इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, कैलोरी पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, आपको बता रहे हैं नॉलेज के लिए। हाँ देखो, थर्मल डिफ्यूजिविटी, इसको याद रखना आप लोग, ये इसका फॉर्मूला है। थर्मल कंडक्टिविटी को डिवाइड कर दो वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट। इसी का ठीक अपोजिट, इसी का अगर मैं ठीक अपोजिट रिवर्स कर दूं, किसका, थर्मल डिफ्यूजिविटी का, तो रिवर्स हो जाएगा इसका थर्मल रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी, थर्मल रजिस्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द थर्मल डिफ्यूजिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ द थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी का रेसिप्रोकल ही थर्मल रजिस्टिविटी कहलाता है। ये होगी भी आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।